मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। इस लेक्चर में द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों को बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ऑटोमोबाइल के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं जो सामान्यतः सभी वाहनों में होते हैं, जो कंपलसरी है सभी में, उसके बिना वो वाहन चलता ही नहीं है, वो क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, ऑटोमोबाइल का परिचय हो चुका है पिछले लेक्चर में, और कितने प्रकार से किस आधार पर ऑटोमोबाइल को वर्गीकृत किया जाता है उसका भी अध्ययन अपन कर चुके हैं। तो आपको ऑटोमोबाइल के विभिन्न भागों को समझने में आसानी रहेगी, फिर भी मैं आपको एक एक करके इसको विस्तार से समझाता हूँ। ऑटोमोबाइल का पहला भाग हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल संरचना। पहले जो स्ट्रक्चर बनती है उसी के बाद में उस पर बाकी सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो उस पर जुड़ी होती हैं। मूल संरचना के बाद आता है इंजन, या यूँ कह सकते हैं शक्ति संयंत्र, शक्ति का प्लांट या पावर प्लांट, जो इंजन को ऊर्जा देता है। माफ़ कीजिए, जो इंजन ऊर्जा उत्पन्न करके वाहन के चलाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्रदान करता है। तीसरा है पारेषण प्रणाली, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम। जो इंजन ने पावर जनरेट की है, जो ऊर्जा पैदा की है, उसको चलायमान पहियों तक किस तरह से पहुंचाए, किस तरह से ट्रांसमिट करें, वो जो प्रणाली है, वो जो सिस्टम है, वो ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। इसके बाद में सहायक प्रणालियाँ और होती हैं जो इन सब चीज़ों को वाहन की सुगमतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। एक होती है नियंत्रण प्रणाली, यानी कंट्रोल सिस्टम। वाहन को आवश्यकता अनुसार कंट्रोल कैसे करें, तो वो जो प्रणाली है वो कंट्रोल सिस्टम या नियंत्रण प्रणाली कहलाते हैं। एक होती है सुपर स्ट्रक्चर। जब बेसिक फ्रेम बन गया, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बॉडी जो बनाते हैं सुपर स्ट्रक्चर, वो उसको कहा जाता है। तो अब हम इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। मूल संरचना, ये वह यूनिट है जिसके ऊपर वाहन की बाकी सभी यूनिटें जो कि गाड़ी को पावर से ट्रांसमिट, यानी शक्ति चालित बनाते हैं, वो सब इसी पर लगाए जाते हैं, मूल संरचना पर। इस मूल संरचना के दो भाग होते हैं, फ्रेम और सस्पेंशन सिस्टम। फ्रेम अलग अलग पार्ट्स की बनी होती है, जिसमें साइड मेंबर होते हैं, बीच में दो मेंबर, उनको जोड़ने के लिए क्रॉस मेंबर लगाए जाते हैं, और इस फ्रेम के सरफेस पर या फ्रेम के बीच में ही, फ्रेम के साथ ही बाकी सारे सिस्टम जोड़े जाते हैं, जिसमें सस्पेंशन सिस्टम भी है। सस्पेंशन सिस्टम में जैसे धुरे हैं, है ना, पहिया, टायर, ये सब सस्पेंशन सिस्टम में आते हैं। मूल संरचना में जो नीचे लगे होते हैं वो सस्पेंशन सिस्टम है, और फ्रेम के ऊपर जो लगे होते हैं वो दूसरे उपस्कर हैं जो जुड़ करके वाहन को चलायमान बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम दो तरह से निर्माण की जो मेथड है वो काम में लिए जाते हैं फ्रेम के लिए। एक होती है सामान्य कंप्रेस्ड स्टील की फ्रेम, जिसके ऊपर सारे के सारे मैकेनिकल यूनिट जो होती हैं वाहन की वो लगी हुई होती है, और फिर उसके ऊपर बॉडी बनाई जाती है, बॉडी वाहन की जोड़ी जाती है। जैसे ट्रक या बस आते हैं तो पहले चेसिस आती है, और उसके ऊपर फिर वर्कशॉप में उस पर बॉडी बनाई जाती है। तो ये एक जनरल इस्पात की स्टील की फ्रेम होगी। तो एक तो ये फ्रेम होती है। दूसरी होती है फ्रेम रहित निर्माण, जिसमें जो पिंड की संरचना है वो ऐसी होती है, बॉडी की संरचना, कि पिंड और फ्रेम दोनों के ही काम करती है। जो बॉडी बनाते हैं तो वो इस तरह से कि एक पार्ट को, व्हीकल के एक पार्ट को दूसरे से जोड़ते वक्त आपस में जोड़ा, उनके बीच में जितना भी आवश्यक कोई एक मटेरियल पार्ट इस्पात का है वो लगा देते हैं, दूसरा तीसरे से, इस तरह से जुड़ते जाते हैं। आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक जो भी कोई टुकड़ा इस्पात का या पिंड चाहिए वो लगाते जाते हैं। तो इससे वो फ्रेम भी बन जाती है, और जो उसके दूसरे वाहन के जो आवश्यक अंग हैं वो भी जुड़ते जाते हैं। तो ये यूनिट आमतौर पर फ्रेम के साथ लगाई जाती हैं। इसमें सीधे ही पिंड के साथ लगा दिए जाते हैं। जो फ्रेम वाली कंस्ट्रक्शन में तो फ्रेम के ऊपर जो यूनिट लगी है, इसकी बजाय ये सीधे बॉडी के साथ ये जोड़ करके बना दिए जाते हैं। लेकिन फ्रेम रहित निर्माण जो है वो केवल बंद गाड़ी में ही संभव है, क्योंकि सारी रचना में छत, स्क्रीन के जो कॉलम है ना, गेट के कॉलम है, ये पिछला पैनल है, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो लोड ले सकें, भार ले सकें, क्योंकि इसमें फ्रेम तो अलग से बनाई नहीं जाती। जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं, वाहन के ये सारे के सारे अंग इसमें दिखाए गए हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए, रूड फ्रेम वाली रचना में क्या होता है।
रूड फ्रेम वाली रचना की अपेक्षा फ्रेम रहित रचना है वो कुछ बेनिफिट भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, ये कम भार की होती है और इसके परिणाम स्वरूप चूँकि वाहन का भार कम है तो फ्यूल कंजम्पशन जो है, ईंधन की खपत है, वो कम होती है। दूसरा है इसके मैन्युफैक्चरिंग में कम कॉस्ट यानी निर्माण में कम लागत लगती है। किसी दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर हो जाए तो बॉडी जो है उसी को तोड़ मरोड़ा जाता है ना। तो टक्कर लगने से उसकी जो ऊर्जा है टक्कर की वो बॉडी में अवशोषित हो जाती है और इस तरह से यात्री सुरक्षित रहते हैं। फ्रेम वाली रचना की तुलना में इसमें ऑटोमोबाइल की स्थिरता ज़्यादा रहती है नॉन फ्रेम वाली में, लेकिन कुछ हानि भी होते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है और रिजिडिटी है वो कम होती है। इसको बड़े पैमाने पर बनाएं तब ही इसकी लागत कम होती है। एक के बनाने के लिए तो फिर इसकी लागत में कोई कमी नहीं होती है। एक पूरी बॉडी के जो डैमेज होने से एक्सीडेंट के दौरान फिर उसमें मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा होता है। और इस प्रकार की जो रचना करते हैं तो बिना छत वाले जो वाहन होते हैं उनकी डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फ्रेम दो तरह की हो गई, या तो फ्रेम वाली या बिना फ्रेम के कंस्ट्रक्शन। अब आता है सस्पेंशन प्रणाली। सस्पेंशन सड़क के गड्ढों में चलते वलते जो भी झटके वगैरह लगते हैं उन सबको सहन करना। तो इस सस्पेंशन के उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है सस्पेंशन? देखिए, सड़क के झटकों को गाड़ी के पुर्जे जो हैं या उसमें बैठे यात्री जो हैं उनको पहुंचने से ये रोकता है। तो क्या हुआ, झटकों को वाहन के पुर्जों में कोई नुकसान नहीं होने देता जब हम पहुँचेंगे तो, और बैठी हुई सवारी या उसमें कोई सामान ले जा रहे हैं तो उनको भी नहीं पहुँचने देता है झटकों को। और सड़क पर चलते वक्त जब ऊंच नीचान यानी पिचिंग होती है, वाहन कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और यदि सड़क में टेढ़ा मेढ़ा साइड में भी ऊंचा नीचा सड़क है तो उसमें रोलिंग होती है, वाहन साइड में भी टिल्ट होता है, लुढ़न होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में ये जो सस्पेंशन सिस्टम है उस झटके या रोलिंग को खुद सहन कर लेता है और गाड़ी को स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, गाड़ी को स्थिर चलायमान रखता है। ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वही रिजिड पुराना जो सिस्टम चलता आ रहा है, इसमें एक दृढ़ धुरा होता है, रिजिड एक्सेल होता है। इस एक एक्सेल पर ही दोनों व्हील जुड़े होते हैं, स्टब एक्सेल और इन सब की सहायता से। और बाकी जो फ्रेम और वाहन के जो दूसरे पार्ट इसके ऊपर लगे होते हैं वो कमानियों की सहायता से लगे होते हैं। तो इसमें एक नुकसान है कि जब भी कोई एक टायर खड्डे में जाता है तो चूंकि वो एक्सेल दूसरे टायर से भी जुड़ा हुआ है तो वो एक्सेल की वजह से दूसरे टायर को भी पहला टायर अपने जो डिफेक्ट हैं उनका प्रभाव पहुंचाता है। जो सड़क के इफेक्ट टायर पे आ रहे हैं वो दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरी प्रणाली है स्वतंत्र प्रणाली यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, कोई दृढ़ धुरा काम में नहीं लेते। प्रत्येक जो व्हील है, पहिया है, वो बिना दूसरे पहिए पर किसी प्रकार का इफेक्ट किए, बिना किसी प्रतिक्रिया के खुद अपनी ऊबड़ खाबड़ सड़क की वजह से ऊपर नीचे गति कर सकता है। तो ये बेहतर है और आजकल के वाहनों में यही काम में आता है। अब अगला पार्ट है एक्सेल यानी धुरे। धुरा जिसपे व्हील और फिर टायर लगा हुआ होता है। तो धुरे के भार लेने वाले भाग को, चाहे वो आगे या पीछे कहीं भी लगा हो, उसको बीम की तरह माना जाता है और उनके सिरों पर सपोर्ट दी गई होती हैं जिस पर कोई भी दो कमानियाँ या कमानी के केंद्रों का भार जो है वो आ जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, गाड़ी के अपने बोझ से कमानी केंद्रों पे भार आ जाए, उन सबको ये सहन करते हैं धुरे। घूमते समय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सब इस पे आ जाए, टॉर्क लगता है जो ब्रेक लगाने की वजह से वो भी ये सहन करते हैं। पर ये जो धुरे होते हैं तो पिछले धुरे तीन प्रकार के होते हैं, डिटेल इनकी हम बाद में पढ़ेंगे एक की। फुली फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग या सेमी फ्लोटिंग, ये तीन प्रकार के धुरे होते हैं। अगला है इसके अंदर पहिया। पहिए आप सब जानते हो गाड़ी में जिसके ऊपर टायर लगाते हैं, पहिया एक्सेल पे लगता है, एक्सेल घूमता है तो पहिया घूमता है, पहिए पे लगा टायर सड़क के कांटेक्ट में आकर के वाहन को आगे चलाता है। तो पहिए हैं तार वाले पहिए, स्पोर्ट्स कारों में वो हल्के होते हैं, नहीं लगते हैं। कोई डिस्क वाला व्हील है ना, कोई स्पोक वाला व्हील है, ये सब जानते हैं आप व्हील्स के बारे में। अगला पार्ट जो है वो तो पावर प्लांट, शक्ति संयंत्र। सबको पता है कि वाहन में इंजन लगा होता है, वो इंजन जो शक्ति पैदा करता है उसी से वाहन चलता है और उसकी बाकी सारी चीज़ें ये चल रही होती है। अब आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजन ने जो ऊर्जा उत्पन्न की उसको चलायमान एक्सेल, चलायमान पहिए तक कैसे पहुंचाए, वो पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। आगे अभी आप दो चित्रों में देखेंगे, लाइन डायग्राम बने हुए हैं कि कैसे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंग जुड़े होते हैं। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन के बाहर उसकी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील के साथ क्लच जुड़ता है,
फ्लाईव्हील घूमता है इंजन चलने से, तो फ्लाईव्हील के साथ क्लच घूमती है और ये घूमती हुई क्लच गियर बॉक्स के अंदर जाती है। वहाँ पर 2 शाफ्ट पे गियर होते हैं, ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट। वहाँ ये गियर आपस में एक दूसरे को पावर कॉम्बिनेशन से गियर बॉक्स के बाहर डिज़ायर्ड स्पीड में पावर बाहर निकालते हैं रोटरी मोशन में। वो जो मेन शाफ्ट गियर बॉक्स से बाहर आ रही है वो यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। देखिए आगे ये चित्र आगे है ट्रांसमिशन सिस्टम का। इस चित्र में दिख रहा है इंजन, फ्लाईव्हील, फिर क्लच है, फिर ट्रांसमिशन बॉक्स है, फिर यूनिवर्सल जॉइंट है, फिर प्रोपेलर शाफ्ट है, और प्रोपेलर शाफ्ट का आखिरी हिस्सा डिफरेंशियल गियर बॉक्स में जाकर के जुड़ा हुआ है। यहाँ डिफरेंशियल बॉक्स के अंदर 2 हाफ शाफ्ट जुड़ी हुई है, एक लेफ्ट वाले व्हील को जाती है, एक राइट वाले व्हील को जाती है। ये पिछला रियर व्हील है। तो ये किस तरह का ट्रांसमिशन हुआ? रियर व्हील ड्राइव व्हीकल हो गया, यानी इंजन से जो पावर मिल रही है वो पिछले पहियों को दी जाती है सिर्फ, और वो पिछले पहिए इस पावर को लेकर के घूमते हैं और इससे वाहन आगे की तरफ चलता है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर मैंने एक एक ही चीज़ बताई है। क्लच होती है, क्लच का एक और फ़ायदा है कि क्लच को जब आप दबा देंगे तो क्लच की जो पावर है गियर बॉक्स में नहीं पहुंचेगी, तो रोटरी मोशन आगे बंद हो जाएगा। उस वक्त आसानी से ड्राइवर गियर को शिफ्ट कर लेता है और फिर क्लच पैड को छोड़ते हैं जैसे ही, तो क्लच फिर से गियर बॉक्स में नए गियर को घुमाने लग जाती है और ऐसे ये पावर आगे ड्राइविंग व्हील तक पहुंचती है। आप दूसरा अभी ये चित्र आएगा, इसमें आप देखेंगे कि यदि ये 4 व्हील ड्राइव हो तो सिस्टम कैसे होता है। वही चीज़ है, इंजन लगा हुआ है, इंजन से आप फ्लाईव्हील, क्लच और गियर बॉक्स, लेकिन गियर बॉक्स के बाद में आगे एक ट्रांसफ़र बॉक्स लगा होता है। ये ट्रांसफ़र बॉक्स दोनों को, पीछे वाले पहियों को यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट से, और अगले पहियों को भी यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट की सहायता से पावर देता है। यहाँ पर 2 डिफरेंशियल गियर बॉक्स लगे हुए हैं, अगले पहियों के बीच में भी, पिछले के बीच में भी, और इसलिए दोनों में आगे भी हाफ शाफ्ट, पीछे भी हाफ शाफ्ट। यहाँ आगे वाले दोनों पहिए भी घूमते हैं, पीछे वाले दोनों पहिए भी घूमते हैं वाहन की पावर की वजह से। तो ये हुआ ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इसमें दूसरी एक्सिलरी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, जैसे बैटरी, डायनमो, स्टार्टर, इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो, है ना, लाइट जो जलती हैं, हेडलाइट है, पार्किंग लाइट है, हॉर्न है, वाइपर है जो साफ़ करते हैं ना, ब्रेक लाइट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें, रेडियो, हीटर, गाने लगाने का चार्जिंग पॉइंट, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, है ना, ये सारे के सारे ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, उपस्कर हैं जो वाहन में लगे होते हैं। अब आती है कंट्रोल प्रणाली। कंट्रोल प्रणाली में 2 चीज़ आती हैं, एक स्टीयरिंग और एक ब्रेक। स्टीयरिंग से हम क्या करते हैं, वाहन को दिशा प्रदान करते हैं कि भाई किस तरफ जाना है, वो ड्राइवर स्टीयरिंग की से कंट्रोल करता है। जबकि ब्रेक से क्या करता है, ब्रेक से भी कंट्रोल करते हैं। वाहन को यदि रोकना है, सड़क पे कुछ आगे आया अचानक, ब्रेक लगा के उस वाहन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर, जो चेसिस आया उसके ऊपर जो बॉडी बनाई जाती है अलग अलग प्रकार की, खुली है, बंद है, आधी बंद है, वो सब सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आज इसमें इतना ही।